नमस्ते दोस्तों, मैं श्रेयस बढ़िया आप सबका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम डेली करंट अफेयर्स सीरीज से 2 मार्च 2024 के करंट अफेयर्स को स्टडी करेंगे, जिसमें हम यहाँ लिखे गए 5 टॉपिक्स पे डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो लेक्चर का PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन में मैंने एक मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक रखी हुई है, उस लिंक को क्लिक कीजिए, चैनल को ज्वाइन कीजिए और डेली PDF वहाँ से डाउनलोड करते रहिए। आपको ये भी बता दूं कि इस लेक्चर के एंड में हम आज ये जो टॉपिक्स पढ़ने वाले उससे रिलेटेड MCQs को भी सॉल्व करेंगे और आपको वो सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि नॉलेज जो पढ़ा है उसे अप्लाई करना ज़रूरी है। तो आप कमेंट सेक्शन में उसके आंसर लिखेंगे और मैं कमेंट सेक्शन में आपके नाम भी देखता रहूँगा कि कौन कौन सीरियसली पढ़ता है। तो चलिए आज के लेक्चर को शुरू करें। जो हमें 2 मार्च 2024 का पहला करंट अफेयर देखने मिल रहा है वो है इंडियन लेपर्ड के बारे में, और इसका सिलेबस जाता है एनवायरमेंट में, जैसे कि आप जानते हो। अब हुआ क्या है, रिसेंट एक रिपोर्ट आई है और उसमें ये देखा गया कि इंडिया की जो लेपर्ड की पॉपुलेशन है वो 8% बढ़ गई है, जो कि पहले 12,582 हुआ करती थी 2018 में, जो अभी 13,874 हो गई है 2022 में, ऐसी एक रिपोर्ट कहती है। अब बैकग्राउंड की बात करें तो इंडियन लेपर्ड जो होता है इसको शेड्यूल 1 में डाला है इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। जो एनिमल्स शेड्यूल 1 में डाले जाते हैं प्रोटेक्शन के तौर पे, उनके प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा होती है, उनके बिल्कुल भी हंटिंग और ये सब अलाउ नहीं होती है, और बहुत हाई भी पनिशमेंट होती है ये सब चीज़ों के लिए। अब यहाँ पे अपेंडिक्स 1 में भी डाला इसको साइट्स के, यानी ये ट्रेड को लेके किसी भी स्पीसीज को जो एंडेंजर्ड है, तो यहाँ पे भी अपेंडिक्स 1 में बहुत ज़्यादा हम कहेंगे कि प्रोटेक्शन मिलती है। तो अपेंडिक्स 1 जो है साइट्स का वो कहिए या शेड्यूल 1 कहिए, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का यहाँ इसे डाला गया है। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है आपको प्रीलिम्स के हिसाब से। दूसरा आपको ये बता दूँ कि नियर थ्रेटेंड, ये इसका IUCN रेड लिस्ट का स्टेटस है। IUCN रेड लिस्ट में इसको नियर थ्रेटेंड में डाला गया है, यानी अभी ये थ्रेटेंड नहीं है बट थ्रेटेंड होने के बहुत करीब है। तो ये एंडेंजर्ड नहीं है, नियर थ्रेटेंड है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये जो रिपोर्ट से इसके फाइंडिंग्स की बात करते हैं, इंडिया में लेपर्ड की पॉपुलेशन जो होती है वो 13,874 इंडिविजुअल्स बताए गए हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक स्टेबल पॉपुलेशन देखने मिल रही है। बहुत सिंपल हम कहेंगे कि कंपेयर करें अगर सिमिलर एरिया से 2018 में वही जगह पे 12,852 हुआ करते थे, वहाँ पे आज 13,874 है। तो काफ़ी अच्छा एक हम यहाँ पे अचीव कर रहे हैं गोल अपना। तो एस्टिमेट कवर जो है वो 70% लेपर्ड हैबिटेट का है, यानी 70%, यानी इसमें हमने हिमालय को नहीं रखा है, सेमी एरिड पार्ट को यहाँ पे अगर देखा गया तो टाइगर का हैबिटेट नहीं है, यानी पूरे इंडिया में अगर देखा गया तो 70% जगह ऐसी है जहाँ पे लेपर्ड रह सकते हैं। बाकी सेमी एरिड और हिमालय जो होते हैं यहाँ पे लेपर्ड नहीं पाए जाएंगे। उसी के अलावा रीजनल ट्रेंड्स की अगर बात करें तो रीजनल ट्रेंड्स में अगर हम आते हैं तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि सेंट्रल इंडिया में अगर देखा गया तो यहाँ काफ़ी स्टेबल और स्लाइटली ग्रोइंग लेपर्ड पॉपुलेशन देखने मिली है। 2018 में 8,071, 2022 में 8,820 सेंट्रल इंडिया में काफ़ी अच्छी ग्रोथ है।
दूसरा शिवालिक हिल्स और गंगेटिक प्लेन्स की अगर बात करें तो यहाँ 2018 में 1253 थे और 2022 में 1109 हुए हैं। यहाँ कहीं ना कहीं आपको कुछ कम होते हुए दिखी है पॉपुलेशन। अगला ओवरऑल ग्रोथ रेट जो है पूरे इंडिया में वो 1.08% पर एनम ग्रोथ देखने मिली है लेपर्ड में, और हाईएस्ट ग्रोथ रेट जहाँ पे है वो है सेंट्रल इंडिया और वेस्टर्न ईस्टर्न घाट्स। तो ये अच्छे से याद रखना है, यहाँ पे 1.5% ग्रोथ हुई है। ये सब पॉइंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है याद रखना, ये नंबर्स अच्छे से याद रखेगा, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। अब हम देखते हैं स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से। अगर हम स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो मध्य प्रदेश जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा लेपर्ड की पॉपुलेशन देखने मिलती है पूरे देश में, जो 3907 इंडिविजुअल्स है। 2018 में यहाँ पे 3421 थे, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, एक ग्रोथ देखने मिली है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 1985 लेपर्ड है, जो कि पहले 1690 थे, तो यहाँ पे बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है। सेकेंड रैंक महाराष्ट्र का आता है इसमें। थर्ड पे आपको कर्नाटक देखने मिलता है, और कर्नाटक की अगर बात करें तो 1879 लेपर्ड्स है। 2018 में यहाँ पे 1783 लेपर्ड्स हुआ करते थे। टाइगर रिजर्व की बात करें तो नागार्जुन श्रीशैलम करके जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको देखने मिलते हैं जो लेपर्ड है वो, जो कि आंध्र प्रदेश में आता है। पन्ना जो है वहाँ मध्य प्रदेश में अगले रैंक पे, और थर्ड अगर देखा गया तो सातपुड़ा जो है वो मध्य प्रदेश में, वहाँ पे भी हाईएस्ट पॉपुलेशन आपको लेपर्ड की देखने मिलती है। सीक्वेंस के लिए आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डिसेंडिंग या असेंडिंग सीक्वेंस, तो अच्छे से याद रखेगा ये टॉप 3 जो स्टेट्स है और टॉप 3 टाइगर रिजर्व्स जो है वो दोनों। अब आगे चलते हैं तो स्टेट वाइज हम ट्रेंड की बात करते हैं। तो अगर हम स्टेट वाइज ट्रेंड की बात करें तो जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में आपको काफ़ी एक अच्छा ग्रोथ देखने मिला है। यहाँ पे 486 ग्रोथ लेपर्ड की ग्रोथ हुई है, इतने ज़्यादा इंडिविजुअल्स बढ़े हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ परसेंटेज के टर्म्स में बहुत ज़्यादा लेपर्ड्स बढ़ते हुए दिखते हैं, 282% इंक्रीज हुआ है परसेंटेज में। उसके अलावा गोवा, बिहार, तेलंगाना, केरला, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और ओडिशा, यहाँ पे टाइगर की ग्रोथ जो है वो नहीं हुई है, ये डिक्लाइन होते हुए दिखी है। ओडिशा की बात करें तो यहाँ पे बहुत खतरनाक ड्रॉप दिखा है, 192 लेपर्ड्स कम होते हुए दिखे हैं, यानी 25% कम हुए 18 से 2022 के बीच में। उत्तराखंड की अगर बात करें तो यहाँ भी काफ़ी डिक्लाइन आपको देखने मिल रहा है लेपर्ड के नंबर्स में, बट सिग्निफिकेंट ग्रोथ है टाइगर के नंबर्स में। काफ़ी अच्छी ग्रोथ आपको टाइगर की देखने मिल रही है उत्तराखंड में, बट यहाँ पे आपको लेपर्ड के नंबर्स नहीं देखने मिल रहे। तो इस तरह से ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये करंट अफेयर आपको याद रखना, जो कि था इंडियन लेपर्ड को लेकर। इसका जो सोर्स था वो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, वो है द हिंदू। उसके बाद हम अगले करंट अफेयर की ओर चलते हैं, और वो है एक्सरसाइज समुद्र लक्ष्मण। अब समुद्र लक्ष्मण नाम की जो एक्सरसाइज है, इसका जो सिलेबस जाता है वो करंट इवेंट्स में जाता है। तो एक एक्सरसाइज चल रही है समुद्र लक्ष्मण को लेके 28 फरवरी से 2 मार्च 2024 तक ये विशाखापट्टनम में चली है। आज ही अगर देखा गया तो ये खत्म हुई है। एक्सरसाइज समुद्र लक्ष्मण जो होती है वहाँ पे हम कहेंगे कि इंडिया और रॉयल मलेशियन नेवी के बीच में पार्टनरशिप में ये एक्सरसाइज की जा रही है। अब सबसे पहले समुद्र लक्ष्मण की अगर बात करें तो समुद्र लक्ष्मण क्या है, तो समुद्र लक्ष्मण एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज है जो कि इंडियन नेवी और मलेशियन नेवी के बीच में की जा रही है, साथ में ये दोनों मिलकर कर रहे हैं। ये थर्ड एडिशन है इस एक्सरसाइज का, फर्स्ट है जो कि 2019 से कंडक्ट की गई हो। इंडियन नेवल शिप जो है किल्तान और रॉयल मलेशियन शिप केडी लेकिर करके है, ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं थर्ड एडिशन में। ये दोनों शिप्स का नाम अच्छे से याद रखेगा। इट हैज़ बोथ हार्बर फेज एंड सी फेज, दोनों भी फेज यहाँ पे हैं। हार्बर फेज की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या होगा कि दोनों शिप के जो क्रू होंगे वो अलग अलग प्रोफेशनल इंटरेक्शन करेंगे एक दूसरे के साथ, या फिर हम कहेंगे कि जो भी सब्जेक्ट मैटर है वो एक्सपर्ट एक्सचेंज करेंगे, यानी वही है कि जो भी म्यूचुअल इंटरेस्ट है हम दोनों के मिलके क्या करना है। स्पोर्ट्स फिक्सचर्स होंगे, यानी उनमें कुछ स्पोर्ट्स खेले जाएंगे, या फिर बाकी इंटरेक्शन भी यहाँ पे हुए हैं। ये जो इंटरेक्शन होते हैं इससे नॉलेज बेस बढ़ता है, और आप अच्छी जो भी प्रैक्टिसेस है वो दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, और दूसरे आपके साथ शेयर करेंगे, इससे आप दोनों की मिलकर ग्रोथ होंगी। तो जो कोऑपरेशन होगा मैरीटाइम में, ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट माना जा रहा है समुद्र लक्ष्मण, क्योंकि ये दोनों देश जो है इनकी बहुत अच्छे से, यानी हम कहेंगे कि समुद्र लग के है, और मलेशिया जो है वो हमसे काफ़ी पास में और एशियन कंट्री ही है। उसके अलावा हम देखें तो सी फेज़ में, अब ये तो हुआ हार्बर फेज, सी फेज़ में जॉइंटली
हॉर्निंग स्किल्स यहाँ पे बताई जाएगी, यानी अलग अलग ऑपरेशन होते हैं सी में, समुंदर में हम किस तरह से परफॉर्म करेंगे। हार्बर पे यानी एक पोर्ट की तरह होता है, यानी पोर्ट का बड़ा वर्जन हार्बर होता है। तो हार्बर होता है जहाँ शिप्स रुकती है, तो हार्बर पे आप ज़मीन पे कुछ करके दिखा सकते हैं और सी में हम पानी में कुछ करके दिखा सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग स्किल्स दोनों जगह परफॉर्म की जा रही है एक्सरसाइज लक्ष्मण समुद्र में, जो कि इंडिया और मलेशिया के मिलके हो रहा है। इसका सोर्स जो था ये करंट अफेयर का वो था PIB, दैट इज प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। उसके बाद का जो हमें करंट अफेयर देखने मिल रहा है वो है इंडिया ने एक एयर स्ट्रिप बना के दी है एगेलेगा मॉरिशियस में। तो मॉरिशियस में एगेलेगा करके जगह है, वहाँ पे इंडिया ने एयर स्ट्रिप बना के दिया और उसका इनॉग्रेशन हुआ है। इसका सिलेबस होता है GS2 में। अब रिसेंटली हुआ क्या है, फरवरी 29 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और प्राइम मिनिस्टर प्रवीण जुगनॉथ करके जो है ये मॉरिशियस के, इन दोनों ने मिलके इनॉग्रेट किया एक एयर स्ट्रिप और एक जेटी जो इंडिया ने बना के दी है एगेलेगा को। 2 आइलैंड जो है वो इस पे डिपेंड रहने वाले हैं। एक है पोर्ट लुइस, पोर्ट लुइस से ये नॉर्थ में है 1100 किलोमीटर, और साउथ में आपको देखने मिलेगा साउथ वेस्ट में वो है माली, तो 2500 किलोमीटर 2500 किलोमीटर से आपको माली देखने मिलता है। अब अगर हम बात करें तो बैकग्राउंड में जाते हैं तो इंडियन ओशन आउटपोस्ट जो होती है वो मॉरिशियस का एक, आप देखोगे तो ग्रेट स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है इंडिया के लिए, क्योंकि मॉरिशियस के साथ इंडिया अच्छे रिलेशन बना के काफ़ी अच्छे से पानी का यूज़ कर सकता है ट्रेड के लिए या बाकी चीज़ों के लिए। तो न्यू दिल्लीज मैरीटाइम सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक इंपेरेटिव जो है इंडियन ओशन में वो लिंक होते हैं प्रेजेंस एंड इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ चाइना इन द रीजन, है ना। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि मेनली चाइना अपना जोर बनाने की कोशिश कर रहा है उस रीजन पे, और इंडिया को ऐसे वक्त अपने आप को काफ़ी शक्तिशाली बनाना होगा, नहीं तो चाइना ही सबसे आगे बढ़ जाएगा। इसलिए फिर इंडिया ने भी सोचा कि हम भी उस एरिया में कुछ करेंगे, तो हमने भी एक एयर स्ट्रिप बना के दी है मॉरिशियस को। मॉरिशियस के बारे में जान लेते हैं। मॉरिशियस जो होता है उसको ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ मॉरिशियस कहा जाता है। वो एक आइलैंड कंट्री जो कि इंडियन ओशन में सिचुएटेड है, 2000 किलोमीटर है, यानी 1100 नॉटिकल माइल्स आपको यहाँ पे देखने मिलती है। कहाँ से, तो हम कहेंगे साउथ ईस्टर्न कोस्ट पे है, ईस्ट अफ्रीका और ईस्ट ऑफ मेडागास्कर में। तो हम कहेंगे कि इस तरह से मॉरिशियस है, और इसमें मेन आइलैंड जो है उसको मॉरिशियस जो कहा जाता है उसको रॉड्रिक्स, एगेलेगा और सेंट ब्रैंडन करके 3 आइलैंड्स है जहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आइलैंड्स है। तो 3 आइलैंड सबसे ज़्यादा है, तो मेन आइलैंड जो है वो मॉरिशियस तो है ही, बट मॉरिशियस के अलावा 3 आइलैंड भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े आइलैंड्स देखे जाते हैं। मेन आइलैंड जो है मॉरिशियस का, वहाँ पे पॉपुलेशन जो होती है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है, और कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी जो यहाँ पे है वो है पोर्ट लुई। तो पोर्ट लुई जो है ये काफ़ी एक बड़ा शहर आपको देखने मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे है इंडिया, यहाँ पे है मॉरिशियस, और ये है एगेलेगा आइलैंड। यहाँ पे हमने एक एयर स्ट्रिप बनाई हुई है, ये है एयर स्ट्रिप। तो एयर स्ट्रिप है, यहाँ पोर्ट ऑफ एगेलेगा है, यहाँ एयर स्ट्रिप रहेगी, यहाँ से प्लेन्स जो है वो आना जाना कर सकते हैं, है ना। तो ये सब आपको देखने मिलता है, इसी का इनॉग्रेशन हुआ है। अब सिग्निफिकेंस देखिए और चाइना का एंगल देखिए क्या है, चाइना की सोच। तो नई फैसिलिटीज जो होती है इस प्रोजेक्ट में वो इंडिया को एक पावरफुल देश बनाएगी साउथ वेस्टर्न इंडियन ओशन में। अगर देखोगे तो चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो होता है उस रीजन में काफ़ी आपको देखने मिलती है, बढ़ते जा रही है। तो चाइना अपना इन्फ्लुएंस उस रीजन में बढ़ा रहा है। इनॉग्रेशन जो है एयर स्ट्रिप का और जेटी का वो एगेलेगा आइलैंड जो मॉरिशियस में यहाँ पे हुआ है। इवन प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ी करके जो सरकार है मालदीव्स में, और अनादर इंडियन ओशन नेशन जो ये है हम कहेंगे मालदीव्स, इसकी अगर बात करें तो इन्होंने भी काफ़ी इसमें हम कहेंगे स्टार्टेड स्टीयरिंग हिज नेशन इनटू चाइनाज ऑर्बिट, है ना। तो ये भी चाइना की तरफ जाते हुए हमें दिख रहे हैं, जियो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस चाइना का उधर भी दिख रहा है। तो सिक्योरिटी कंसर्न जो होंगे इंडिया के ये काफ़ी इग्नोर किए जा रहे हैं। हम कहेंगे तो हमें भी यहाँ पे मॉरिशियस के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशन बनाना ज़रूरी होगा। अगली बात अगर देखें तो इंडिया का जो प्रेजेंस होता है इस कारण काफ़ी अच्छी मॉनिटरिंग होगी मॉरिशियस की, और हम कहेंगे 2.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बनाया जाएगा, जहाँ से अच्छे से हम व्यापार और ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ पे हम पायरेसी को रोक सकते हैं, टेररिज्म को रोक सकते हैं, नारकोटिक्स यानी ड्रग्स से रिलेटेड चीज़ों को रोक सकते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोक सकते हैं, इलीगल जो भी काम हो रहे हैं या फिर अनरेगुलेटेड जो फिशिंग हो रही है उसको भी हम अच्छे से रोक पाएंगे, ऐसे मॉरिशियस PM ने भी कहा है। न्यू दिल्ली
दिल्ली की अगर बात करें तो न्यू दिल्ली में हम कहेंगे कि उन्होंने बनाना शुरू किया है फैसिलिटी, जब एक MOU साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है पोर्ट लुई के साथ, है ना। किस चीज़ के लिए? तो इम्प्रूव करने के लिए सी और एयर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ वहाँ पे एगेलेगा आइलैंड में। मार्च 2015 से ही ये चीज़ें चल रही हैं। तो ये एक और बात, हमें इंडिया ऑफिशियली मेंटेन करता है वहाँ पे अपनी फैसिलिटी और हेल्प करता है मॉरिशियस को कि वो अपनी सिक्योरिटी को अच्छे से बढ़ा पाए और अच्छा कर सके। और अगर देखा गया तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है एगेलेगा आइलैंड की, उसकी अगर बात करें तो इंडिया जो होता है वहाँ पे हम कुछ बोइंग पोसाइडॉन 81 मैरीटाइम पेट्रोलिंग भी कर सकते हैं, यानी वहाँ पे हम अच्छे से नज़र रख सकते हैं पेट्रोलिंग करके, और यहाँ पे एयरक्राफ्ट के थ्रू पेट्रोलिंग हो सकती है। अब एयर स्ट्रिप मिली है तो उसके थ्रू तो हम ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो न्यूली कंस्ट्रक्टेड फैसिलिटीज़ भी यहाँ पे रहेगी, और हम चाइनीज़ नेवी जो है उसके जो भी वेसल्स आना जाना कर रहे हैं इंडियन ओशन रीजन में, उस पर भी हम अच्छे से नज़र रख सकते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट होता है यहाँ पे काफ़ी कुछ सेक्शन से यहाँ पे प्रोटेस्ट देखने मिला लोकल लोगों के, जो अपोजिशन पार्टीज है मॉरिशियस की, उन्होंने इसको अपोज भी किया। उन्होंने ये बोला कि जो अभी गवर्नमेंट आ रही है वो सोवरेनिटी ऑफ नेशन को ख़त्म कर रही है, कहीं ना कहीं इंडिया जो है उनके साथ हाथ मिला के ये हमारे देश के सोवरेनिटी जो है ये ख़राब कर रही है, तो इंडिया को बीच में लाके, ऐसा भी कुछ अपोजिशन के पार्टीज ने वहाँ पे कहा है। इंडियन ये कहते हैं कि जो प्रोटेस्ट है ये ट्रिगर चाइना ने किया है, चाइना ही इस प्रोटेस्ट के पीछे है। तो इस तरह से ये जो एयर स्ट्रिप होती है इसका इनॉग्रेशन हुआ है एगेलेगा में, मॉरिशियस में। तो ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है और इसका सोर्स रहा है डेक्कन हेराल्ड। उसके बाद अगले करंट अफेयर की तरफ चलते हैं, और अगला करंट अफेयर है RBI रेगुलेटरी सैंडबॉक्स स्कीम को लेके। इसका सिलेबस जाता है इकोनॉमी में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो उन्होंने रिवाइज किए गाइडलाइंस रेगुलेटरी सैंडबॉक्स स्कीम को लेके। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स स्कीम क्या है ये हम पढ़ेंगे, बट आपको ये बता दूं कि अपडेटेड फ्रेमवर्क जो होते हैं उसमें जो सैंडबॉक्स एंटिटीज़ है उनको कहीं ना कहीं कुछ जो भी प्रोविजंस है, यानी हम कहेंगे एक एक्ट है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, उसके अकॉर्डिंग चलना होगा। यानी सब अपडेट हुए यहाँ पे फ्रेमवर्क, जो भी प्रोविजन है वो कहीं ना कहीं अपडेट हुई है। तो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स स्कीम की अगर बात करें तो ये जो स्कीम है इसको इनिशिएट किसने किया है ये याद रखना है, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। यहाँ पे कहीं ना कहीं लाइव टेस्टिंग होती है, नए फाइनेंशियल जो भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं या नई नई जो सर्विसेज आ रही है उसका कहीं ना कहीं टेस्टिंग होगी, और फिर उसके ऊपर कंट्रोल्ड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट में उसे चलाया जाएगा। यानी हम यही कहेंगे कि जो भी फाइनेंस से रिलेटेड प्रोडक्ट्स है वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए हानिकारक नहीं हो, इकोनॉमी के लिए हानिकारक नहीं हो हमारे देश के, इसीलिए यहाँ पे उसको कुछ ना कुछ रेगुलेट किया जाएगा, उसके लिए कुछ नियम रहेंगे, है ना। तो यही सब चीज़ें आपको देखने मिलती है। इट अलाउज रेगुलेटर्स, इनोवेटर, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स और जो कस्टमर होते हैं वो टेस्ट कर सकते हैं नई फाइनेंशियल इनोवेशन क्या क्या है। यानी हम कहेंगे कि एविडेंसेस कलेक्ट करके कितने बेनिफिट है कितने रिस्क है ये भी आपको पता चलेगा। फॉर एग्जांपल मैं किसी जो भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट है उसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे पहले ही पता रहेगा कि इसमें कितना लॉस हुआ है, यानी हिस्ट्री में या फिर पीछे एविडेंसेस लेके बेनिफिट कितने में, रिस्क कितनी है, सब पता चलेगा। तो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स जो होता है इससे हम कहेंगे कि फाइनेंशियल सर्विसेज होगी या एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी होगी, आपको पता रहेगा। क्योंकि रेगुलेटरी सैंडबॉक्स का मीनिंग क्या होगा, ऐसा एक सैंडबॉक्स जिसमें रेगुलेशन रखे गए, यानी जो भी फाइनेंस से रिलेटेड कंपनीज जो भी एंटिटीज़ है उनको कुछ ना कुछ रेगुलेशंस रहेंगे, कुछ रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे, और इससे कंज्यूमर को काफ़ी अच्छे बेनिफिट भी होंगे। फिनटेक कंपनी यानी जो फाइनेंस की कंपनीज है और जो स्टार्टअप्स है या फिर बैंक्स है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है या बाकी जो भी एंटिटीज़ है वो यहाँ पे काम करेगी, यानी वो हम कहेंगे विथ और सपोर्टिंग फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस, जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज दे रही है, जो भी बिजनेसेस है वो सब एलिजिबल है कि वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं रेगुलेटरी सैंडबॉक्स स्कीम में। देखा गया तो आरबीआई ने रिसेंटली एक्सटेंड किया है इसका टाइमलाइन 7 महीने से 9 महीने तक आपको टाइम दिया गया है कि आपको इसमें आना है कि नहीं। तो ये जो आरएस स्कीम के पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको कंप्लायंस के साथ, यानी कहीं ना कहीं जो प्रोविजंस है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 उसके साथ चलना होगा। अब इनको क्या फ़ायदा होगा इसका हिस्सा बन के, उनको भी पता चलेगा एविडेंसेस के थ्रू कि बेनिफिट्स क्या है, रिस्क क्या है, सब चीज़ें। तो उनकी कंपनी के ऊपर काम वो कैसा कर सकते हैं। बस पर्सनल डेटा का प्रोटेक्शन आपका होना चाहिए जो भी लोग हैं उनके, इसलिए आपको इस एक्ट को फॉलो करते हुए चलना है। तो इस तरह से रेगुलेटरी सैंडबॉक्स स्कीम रही है और इसका जो सोर्स था वो था इकोनॉमिक टाइम्स। अगले करंट अफेयर की तरफ चलते हैं और वो है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल को लेके, UNHRC को लेके। इसका सिलेबस जाता है करंट इवेंट में। 55th सेशन हुआ है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल का, और अगर देखा गया तो 55th जो सेशन था उसमें यूनाइटेड नेशन का ह्यूमन राइट्स काउंसिल का, उसमें काफ़ी अलग अलग देश से रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे
और काफ़ी एक्सपर्ट लोग भी देखने मिले। तो ये यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल है क्या, ये भी देख लेते हैं। अब यूनाइटेड नेशन की बात करें और ह्यूमन राइट्स की बात करें तो ये कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशन यानी ये इंटरनेशनल लेवल का ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने वाला एक काउंसिल है ना। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ये इंटर गवर्नमेंटल है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन का इंटर गवर्नमेंटल यानी इसमें अलग अलग देश की सरकारें मिलके काम कर रही हैं, अलग अलग देश मिलके काम कर रहे हैं। तो यूनाइटेड नेशन के अंडर ये काम करता है, कहीं ना कहीं प्रमोट करता है और प्रोटेक्ट करता है हमारे ह्यूमन राइट्स को, पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं उनके ह्यूमन राइट्स को। इसमें टोटल 47 मेंबर स्टेट्स है, यानी 47 कंट्रीज इसमें काम करती है। इंडिया जो होता है ये भी रीइलेक्ट हुआ है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में 2022 से लेकर 2024 तक अब टर्म रहेगी इंडिया की। और हम कहेंगे काफ़ी अच्छे मेजॉरिटी से इंडिया को भी यहाँ चुना गया है जनरल असेंबली में। और ये जो री इलेक्शन था इससे इंडिया रिकॉर्ड करता है 6th टर्म एज अ मेंबर, यानी यहाँ पे 6th टाइम इंडिया चुन के आया है। बहुत ही गर्व की बात है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन जो होता है उसमें काफ़ी एबिलिटी होती है कि वहाँ डिस्कस किए जाते हैं जितने भी ह्यूमन राइट्स के इश्यूज़ है, वो सिचुएशंस जो है वो थ्रू आउट द ईयर हमें क्या करना चाहिए, किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, सब यहाँ डिस्कशन चलते हैं। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन जो होती है वो यूनाइटेड नेशन ऑफिस जो कि जेनेवा में है वहाँ मिलती है, और इसको 2006 में बनाया गया था यूनाइटेड जनरल असेंबली द्वारा। उसी के अलावा आपको ये बता दूं कि ह्यूमन राइट्स इमरजेंसीज जो है या फिर ये काफ़ी रिकमेंडेशन देते हैं कि किस तरह से ह्यूमन राइट्स को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और अच्छे से। और यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो ह्यूमन राइट्स को रिव्यू भी करता है कि क्या ऐड होना चाहिए, इसमें क्या चेंजेस आने चाहिए, जितने भी ऑल यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स जो होता है उसके चलते यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू होता है ये। तो हर बार इसको रिव्यू किया जाता है, और इससे कमीशन जो होती है उसको ये भी पावर है कि वो इंक्वायरी भी कर सकती है अगर कुछ ह्यूमन राइट्स वायलेट होते दिख रहे हैं। तो फैक्ट फाइंडिंग भी मिशन यहाँ चलते हैं, या फिर एविडेंस भी प्रोड्यूस किए जाते हैं। एविडेंस को भी प्रोड्यूस करेंगे, वॉर क्राइम्स जैसे हुए या क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है उसके एविडेंस भी यहाँ प्रोड्यूस करने लगाएंगे, और ये पता करेंगे कि कौन ऐसे लोग हैं या कौन से देश ऐसे जो ह्यूमन राइट्स को तोड़ रहे हैं, और उनके खिलाफ हम कुछ ना कुछ एक्शन लेने की भी सोचेंगे। तो इस तरह से ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है ये न्यूज़ में रहा, और इसका जो सोर्स था वो था खुद यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये यहाँ पे आपको पता चलता है। उसके बाद बारी है प्रैक्टिस एमसीक्यूज को सॉल्व करने की। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कंसिडर द फॉलोइंग, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, पन्ना, सातपुड़ा लेपर्ड्स जो होते हैं इनमें से कितने टाइगर रिजर्व्स में पाए जाते हैं। पहला है ओनली 1, सेकंड है ओनली 2, थर्ड है ऑल 3 या फोर्थ है नन। अपने जो भी ऑप्शन आपको सही लग रहे हैं उसको कमेंट सेक्शन में लिखना है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है, विथ रेफरेंस टू रेगुलेटरी सैंडबॉक्स स्कीम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स स्कीम जो है ये नीति आयोग का इनिशिएटिव है। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स जो है इसका एम है टू फॉस्टर रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन इन फाइनेंशियल सर्विस। तीसरा जो है वो इट इन्वॉल्व्स लाइव टेस्टिंग ऑफ न्यू फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इन कंट्रोल रेगुलेटरी एनवायरमेंट। ये जो RS है स्कीम यानी रेगुलेटरी सैंडबॉक्स स्कीम है, इसके पार्टिसिपेंट्स जो होंगे उनको डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के चलते काम करना होगा 2023 के। कितने स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है, ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 या फिर ऑल 4। तो इसको भी आपको कमेंट सेक्शन में इसके सही आंसर लिखना है जो आपको लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो क्वेश्चन है वो है, consider the following statements about United Nations Human Rights Council. UNHRC is intergovernmental body within United Nations system. Second, UNHRC reviews human rights records of all nation member states. ये इंडिया जो है इट इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ UNHRC. हाउ मेनी ऑफ द अबाउ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 या फिर नन। अब ये क्वेश्चंस हो गए। अब हमें देखना होगा कि पिछले बार जो आपने आंसर किए थे वो बराबर थे कि नहीं। तो आंसर्स जो है 1 मार्च के जो MCQs मैंने पूछे थे उसमें क्वेश्चन नंबर 1 का है B, क्वेश्चन नंबर 2 का है C और क्वेश्चन नंबर 3 का है A। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक जरूर करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलते रहें। अगर आप और अपडेट्स चाहते हैं तो आप फेसबुक पेजेस जो है मेरे उनको भी फॉलो और लाइक कर सकते हैं, श्रेयस बढ़िया इंटरप्रिटेशन। अगर आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई भी डाउट पूछना चाहते हैं तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज के थ्रू इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं। मुझे फॉलो कीजिए श्रेयस बढ़िया द पीस लवर पर। आपको
आपके सवालों के जवाब भी मिलते रहेंगे। उसी के साथ साथ अगर आप मुझे मेल करना चाहें तो shreyasbedi@gmail.com पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। और अगर आप और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे एकेडमी श्रेयस IAS एकेडमी के जो अकाउंट है इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, वहाँ भी उसे फॉलो करके मुझे सपोर्ट दिखा सकते हैं। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे।